हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत चंडीगढ़ से करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज होने वाली है। हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, ये कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आप जानते हैं कि किसान आंदोलन के बीच जिस तरह से 28वां दिन हो गया है, ये बैठक जो है कैबिनेट की होने जा रही है। और ये भी देखने वाली बात रहेगी, हालांकि एजेंडा आइटम में किसानों का कोई विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि जब सभी मंत्री जुड़ेंगे और जिस तरह से जो माहौल है, इस पर चर्चा ना हो ऐसा संभव नहीं है। बहरहाल हम एजेंडा आइटम्स की बात करते हैं कि जो इस बैठक के दौरान जो महत्वपूर्ण फैसले होने हैं, अगर इन पे सहमति बन जाती है तो कई तरह के फैसले महत्वपूर्ण होंगे। इनमें एक जो महत्वपूर्ण फैसला ये है कि हरियाणा में जिन्हें कॉलोनी स्थापित करने के लिए जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उन्हें एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। और इसके साथ साथ मानेसर जो है, आज उसे नगर निगम का दर्जा मिल जाएगा। अगर ये मुहर लग जाती है तो ये 11वां नगर निगम होगा। और जो SMO के पद हैं, उन पर 25% पदों पर सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव भी है। और इसके साथ साथ फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसे जो FTL को RTA बनाया जाएगा। इसी तरह से हेली मंडी के पास जो है माफ करें, टोल लगेगा। और इसके अलावा जो एक बड़ा जो फैसले हैं, दो अगर वे ये लगते हैं तो उस पे लोगों को जो है, ग्रामीण अंचल के लोगों को पर बोझ पड़ेगा। इसमें जो प्रस्ताव है, जो एजेंडा आइटम है, वो यही है कि हरियाणा के जो गांव में रहने वाले बिजली उपभोक्ता हैं, उन पर 2% का जो है बिजली ड्यूटी अतिरिक्त रूप से देनी होगी। तो ये एक अगर ये आज पास हो जाता है, और इसका क्योंकि डेफर भी किया जा सकता है जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो लेकिन अभी तक एजेंडा आइटम में है, अगर ये पास होता है तो 2% अतिरिक्त बिजली की ड्यूटी जो है ग्रामीण उपभोक्ताओं को देनी होगी। इसके साथ साथ संपत्ति जो पंजीकरण पर भी जो है 2% का शुल्क लगना है। और ये जो है, इसमें विकास और जो पंचायत विभाग है, सभी पंचायतों से कहा है कि अपनी संपत्ति के जो पंजीकरण हस्तांतरण के लिए 2% स्टाम्प ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव पारित करें। अब 15 दिन के भीतर किसी पंचायत का यह प्रस्ताव पारित नहीं किया तो मुख्यालय से आदेश जारी हो जाएगा। अगर इसे भी मोहर लगती है कैबिनेट की सभी मंत्रियों की, तो ये प्रस्ताव भी आज पास होगा और 2% जो है अतिरिक्त शुल्क जो है लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा की जो योग परिषद पहले बनी हुई थी, अब उसे योग आयोग बनाने का फैसला लिया जाएगा। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब स्वामी रामदेव आए थे तो ये बातें सामने आई थी। तब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि हरियाणा में योग आयोग बनेगा। तो उसी लाइन पर चलते हुए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। और अगर ये मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है तो ये योग आयोग बन जाएगा। योग आयोग बनने से आप जानते हैं कि आयोग की शक्तियां बढ़ेंगी और उसको जो है जिला स्तर पर योग को बढ़ावा देना होगा। आप ये भी जानती हैं कि ये विषय के तौर पर पिछले दिनों जिस तरह से कार्रवाई हुई है, इसे शामिल किया जाना है। तो योग आयोग को लेकर भी आज महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सभी मंत्रीगण आज जब मीटिंग करेंगे तो जाहिर तौर पर किसानों के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि 11 बजे होने वाली इस बैठक से क्या कुछ सौगातें प्रदेश की जनता के लिए निकल पाती हैं। और इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 28वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। सरकार से मीटिंग पर फैसला लेंगे किसान संगठन। सिंघू बॉर्डर आज सुबह 11 बजे
किसानों की बैठक होनी है अहम। केंद्र की चिट्ठी पर किसान आज चर्चा करेंगे, यानी केंद्र ने जो किसानों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, आज उस पर किसान मंथन करेंगे। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को जो चिट्ठी भेजी थी, आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग होगी और इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, मंगलवार को भी किसान संगठनों की बैठक हुई थी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, बात करें, आज 28वां दिन है और आज एक अहम बैठक होने जा रही है। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो आगे क्या लगता है, अब किसान सरकार से बातचीत के लिए आगे आएंगे या फिर नहीं? लाजपत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, लाजपत से एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। बहरहाल आपको बता दें, आज एक और अहम बैठक, चूंकि सिंघू बॉर्डर से ही किसान आंदोलन को लेकर सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं और वही फैसले लागू होते हैं तमाम दूसरी जगहों पर, दूसरे नाकों पर जो आंदोलन चल रहे हैं वहां पर भी। तो अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले सरकार ने किसानों के 40 संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा था। एक तरफ किसान इस बातचीत को लेकर कह रहे हैं कि बात तो होगी, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि सरकार और किसानों के बीच बात हो कृषि कानून की वापसी को लेकर, ना कि किसी तरह के संशोधन को लेकर। किसानों ने एक बात साफ कर दी है कि हम किसी तरह के संशोधन पर बात करने को तैयार नहीं हैं। हां, अगर सरकार कृषि कानूनों को वापसी को लेकर बात करना चाहती है तो हम बात करने को तैयार हैं। और हमारे साथ बादली से हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अगर बात करें फिलहाल बादली पर चल रहे किसानों के आंदोलन की, तो वहां पर क्या असर देखने को मिल रहा है सरकार की बातचीत के प्रस्ताव का, और आज किस तरह की हलचल? नंदन, इस बात को लेकर यहाँ जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है आज एक विशेष 10 बजे मीटिंग करेगा। ये जो मीटिंग है यहाँ दासाकोट धरना स्थल पर ही होगी और इस दौरान किसान एक बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि इस दौरान जो किसान संगठन नेताओं का जो फैसला है, निर्दलीय विधायकों का घेराव और उन्हें सरकार से समर्थन वापसी लेने का, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये सब दासाकोट पर आज करीब 10 बजे की जो बैठक है उसमें इस बात को लेकर फैसले लिए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा एक प्रतिनिधि मंडल का भी गठन किया जा सकता है जो इन निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग करेगा या इनका घेराव के लिए संगठन के आह्वान पर घेराव करने जा रहा है। जी बिल्कुल। वहीं मनोज, अब अगर बात करें तो जाहिर तौर पर जब किसान जो हैं लगातार अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज एक तरफ कर रहे हैं और वहीं सर्द हवाओं का दौर भी लगातार जारी है, किसानों के खेत भी उनका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, अब हर दिन के साथ आंदोलन जो है वो किस ओर मुड़ रहा है, किस तरफ मुड़ रहा है? क्या ऐसे ही किसान डटे रहेंगे? बादली पर किसान क्या कह रहे हैं? जी, जिस प्रकार से तापमान में दिनों दिन गिरावट आ रही है, तापमान नीचे जा रहा है, उसी प्रकार से किसानों का जो आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है। और इस दौरान जो अब किसान है वो प्रतिदिन 11 किसान जो हड़ताल पर बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। 3 किसान अनशन पर भी बैठे हुए हैं। किसानों का आंदोलन जो है तेज होता जा रहा है। हालांकि किसान का हर आंदोलन का हर कदम शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ रहा है। किसी तरह का कोई अप्रिय या इस तरह की सोच किसानों के मन में नहीं है। और पंजाब के किसान भी अब ढासा बॉर्डर पर आने लग गए और किसानों का आंदोलन के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्हें जोश और उत्साह पैदा करने का प्रयास पंजाब के किसान यहाँ आकर कर रहे हैं। हालांकि कल जो किसान है, कल पंजाब के कुछ किसान ढासा बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने हरियाणा के किसानों की जमकर तारीफ की और उनसे आह्वान किया कि उनका साथ जिस प्रकार से उन्हें दिया गया है वह भविष्य में भी हरियाणा को एक भाई की तरह ही मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बादली से ये थे हमारे सहयोगी मनोज कौशिक और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी लाजपत। सोनीपत से सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, आज सिंघू बॉर्डर पर एक अहम मीटिंग होनी है जिसमें ये तय होगा कि सरकार के साथ बातचीत होगी या फिर नहीं होगी। तो क्या लगता है, अब तक तो किसान कह रहे थे कि संशोधन को लेकर हम बात नहीं करेंगे, हाँ कृषि कानून की वापसी पर अगर बात होगी तो हम आगे आने को तैयार हैं। तो फिलहाल किस तरह की सुगबुगाहट सिंघू बॉर्डर से सुनने में आ रही है?
जी, बिल्कुल हम किसानों के साथ बातचीत जारी है हमारी, क्योंकि लगातार जो है किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जो गुप्त बैठक रखते हैं वो जो वहाँ पर मीडिया को जो बुलाने जाने की नहीं जाने दिया था, तो उसको लेकर लगा लगातार जो है बैठक जारी है और धरना भी लगातार जारी है। जी जी बिल्कुल, लाजपत लगातार धरना जारी है और आज लेकिन 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर बातचीत होगी। आज किसान ये तय करेंगे कि सरकार से बात करनी है या फिर सरकार से बात नहीं करनी है। तो अगर सरकार से बात नहीं होती है तो आंदोलन जो है किस ओर रुख कर सकता है और क्या आगे देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सिंगू बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है दिल्ली एनसीआर सोनीपत के पास, और बात करें तो लगातार जो है किसानों की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम व्यक्ति जो रोजमर्रा का व्यक्ति है जिसका व्यापार है, सोनीपत एनसीआर नजदीक है दिल्ली के, तो उन लोगों के अंदर एक दहशत बनी हुई है। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसानों की जो बीच की खींचातानी है उसको लेकर आम व्यक्ति पिछड़ा नजर आ रहा है, जिसको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। और लगातार किसान जो है डटे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कानून की वापसी हो। इसी बीच रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल खोलने पर सरकार का अहम फैसला सामने आया है। ऑनलाइन ही होंगी 8वीं तक की कक्षाओं की क्लासेस, ऑनलाइन ही की जाएंगी। कोरोना के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक आपको बता दें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए स्कूल खुले हैं, लेकिन 8वीं तक की क्लासेस के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि 8वीं तक के बच्चों की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगी। कोरोना के संक्रमण के खतरे के चलते ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। हालांकि मामले अभी हरियाणा के अंदर 550 के लगभग पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। स्थिति थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए 8वीं तक के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या जानकारी? बिल्कुल, आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना का दौर चल रहा है और भले ही इस समय केसेस कम आने शुरू हों, लेकिन संकट पूरी तरह से टला नहीं है। और इसी सब के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया कि जो 1 से 8वीं तक की जमात है उसका जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। और परीक्षाएं भी जो हैं, मूल्यांकन टेस्ट का नाम दिया है, मासिक मूल्यांकन टेस्ट जो है, अवसर ऐप है, उसके माध्यम से लिया जाएगा। हालांकि 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो पहले शुरू की जा चुकी हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब पिछले महीने सरकार ने ये स्कूल खोलने का फैसला लिया था तो कई 100 बच्चे जो हैं उस समय कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो सबको लेकर जो है अब ये बड़ी क्लासें खोल दी गई हैं 9वीं से 12वीं, लेकिन इनकी भी जो है उपस्थिति, और आप ये भी जानते हैं कि इस समय जो ठंड का प्रकोप जारी है, 10 बजे से 1 बजे तक का ये फैसला स्कूल लगाने का लिया गया है। जी बिल्कुल राकेश जी, जाहिर तौर पर अब 9th से लेकर 12th तक की तो क्लासेस लगी रही हैं, फिर भी प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर स्थिति थोड़ी सी अंडर कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये जो फैसला है सरकार का 8वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस का, ये टेम्परेरी नजर आता है या इस पर आगे जो है लागू रखने को लेकर भी सरकार ने कह दिया है कि अभी कुछ महीनों तक लागू? क्या कोई टाइम लिमिट तय की गई है? देखिए, अभी तक कोई टाइम लिमिट का तो तय नहीं है कि क्या कितने समय पर खोला जाएगा, लेकिन विभाग जो है समय समय पर समीक्षा करता है। आप जानते हैं कि इससे पहले क्योंकि ये समय समय पर समीक्षा होती रही है और स्कूल खोलने का जैसे पहले फैसला भी लिया गया था, लेकिन फिर बंद करने का फैसला हुआ। आप जानते हैं कि जब बच्चे संक्रमित और टीचर जो संक्रमित हुए थे, अब भी जब स्कूल खोले गए हैं तो कई नियमों के साथ खोले गए हैं कि बच्चों को जो मेडिकल एक सर्टिफिकेट लाना होगा, उनका जो थर्मल स्कैनिंग होती है, ना केवल बच्चों की बल्कि जो भी स्टाफ स्कूलों में आता है उन सबकी थर्मल स्कैनिंग भी होती है। और ये भी नजर रखी जाती है कि इसको बुखार या कोई खांसी जुकाम तो नहीं है। और जब हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें डॉक्टर से लिखवा के भी लाना होगा। तो इस तरह से समय समय पर जो है समीक्षा हर काम की हो रही है। और दूसरी बात यह है कि पहले से 8वीं तक के बच्चे जो हैं छोटे बच्चे रहते हैं और 9वीं से 12वीं तक जो बच्चे हैं 14 साल से ज्यादा उम्र के रहते हैं। तो ऐसे में
ये माना जाता है कि बच्चों में इनमें समझ बूझ होती है, तो ये जो नियम है कोरोना के वो पालना करते हैं। तो ये सबको मद्देनजर, जो सारी स्थिति के मद्देनजर जो है ये फैसले लिए गए हैं। फिलहाल तक जो कोई समय सीमा इसकी निर्धारित नहीं की गई है कि ये जो छोटी क्लासें हैं कब से खोली जानी है, लेकिन ये जो अभी ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई के और परीक्षाओं की जो बात है, मासिक मूल्यांकन टेस्ट की बात है, और ये जरूर इस बात को कल जो है ये फैसला लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अभी प्रदेश में फिलहाल 8वीं तक की जो क्लासेस है वह ऑनलाइन ही होंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, सरकार ने कोरोना के संक्रमण के खतरे के चलते बड़ा फैसला लिया है, लेकिन 9th से लेकर 12th क्लास तक लगेंगी स्कूल में। उनकी भी एक टाइम लिमिट रखी गई है, टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से और बच्चों की संख्या के हिसाब से स्कूल तय करेगा कि क्लासेस किस हिसाब से लगेंगे। कुल मिलाकर जो एजेंडा है वो बच्चों को कोरोना से बचाना है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है ठंड का सितम। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती हुई सर्द हवाओं से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान, कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त। लगातार ठंड का कहर बढ़ता हुआ, आपको बता दें कोहरे की चपेट में भी प्रदेश के कई जिले। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, अगर बात करें रोहतक की तो फिलहाल वहां पर अभी क्या टेम्परेचर, क्या स्थिति ठंड की? देखिए नंदनी, आपको बता दें कि अगर ठंड की बात की जाए तो ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम की बहुत ज्यादा मात्रा में ठंड है। हालांकि दिन में जो है सूर्य देवता के दर्शन होने के बाद थोड़ी सी राहत की महसूस जरूर करते हैं लोग, लेकिन सुबह की बात की जाए और देर शाम की बात की जाए तो लोग जो है कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो है ठंड से ठिठुरने में मजबूर हैं। जी बिल्कुल, वहीं कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है प्रदेश के कई जिलों में। ऐसे में जाहिर तौर पर सुबह के वक्त में विजिबिलिटी कई क्षेत्रों में 0 भी देखी गई। रोहतक में क्या स्थिति कोहरे की? देखिए फिलहाल आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते होंगे कि कोहरे की चपेट जो है बिल्कुल अभी आसमान पर छाई हुई है, लेकिन विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी ना के बराबर नहीं है। यहाँ पर यह है कि लगभग जो है 3 से 4 फुट की जो दूरी के ऊपर जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाईवे की बात अगर हम करें तो हाईवे की तरफ अगर हम जाए तो वहां पर विजिबिलिटी जो है ना के बराबर है, क्योंकि जो है वाहन चालक है वो लाइटें जला करके और जिस तरीके से रोड सेफ्टी के जो नियम है, जिस तरीके से रोड के ऊपर जो व्हाइट कलर की पट्टियां लगाई हुई हैं, उन्हीं के सहारे जो है हाईवे को वो क्रॉस कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करें, शहर के अंदर अभी जो है इस तरीके की कोई वो नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ साफ तौर पे नजर आ रही है, लेकिन हाईवे के ऊपर जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं कालावली से। जगदीश, फिलहाल आपके क्षेत्र में क्या टेम्परेचर, सर्दी को लेकर क्या स्थिति? जी बिल्कुल नंदनी, अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली में जो है कोहरे की चादर है जो बनी हुई है, लेकिन सूर्य देवता से जो सर्दी थी कहीं राहत थोड़ी मिलती नजर आ रही है, लेकिन शीतलहरों के साथ जो है आम लोगों को घर से निकलना थोड़ा परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन अगर रोडों की बात करें तो रोडों पे भी बिल्कुल व्हीकल चलाने में लोग असमर्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पट्टियों का जो है रोडों पर प्रयोग नहीं किया गया है। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 होती रोडों पर नजर आ रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, इसी के साथ ही अगर बात करें कोरोना को लेकर, अब प्रदेश में स्थिति थोड़ी कंट्रोल में जरूर है, लेकिन कितने जागरूक सर्दी के इस मौसम में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनमें मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ा है इन दिनों।
जी बिल्कुल बिल्कुल WHO की गाइडलाइन और डॉक्टरों का एक ही कहना था कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कोरोना के पेशेंट बढ़ते नजर आएंगे, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन लोग हैं कि सचेत होना ही नहीं चाह रहे। लोग अब तो इस तरह से समझने लगे हैं कि कोरोना जो महामारी है वह बीमारी नहीं है। लोग ना तो मास्क का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जबकि सर्दी इतनी बढ़ रही है, फिर भी अगर सुबह सुबह की बात करें, गांव ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो लोग चौराहों पर बैठकर एकत्रित होकर जो सोशल डिस्टेंस है उसका प्रयोग न करते हुए गप्पे मारते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग हैं जो इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट की गई है। आरोपी के परिजनों ने दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट की है। गुरुग्राम की ये घटना है, बेहद शर्मनाक घटना। पुलिस की मौजूदगी में दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट हुई है। थाने में पुलिस मूक दर्शक बनी रही और लोग, आरोपी के परिजन इस रेप पीड़िता को पीटते रहे। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, आपको दिखाते हैं आखिर कैसे पुलिस आंखों पर पट्टी बांधे, मुंह पर टेप लगाकर मुख दर्शक बनी रही और एक पीड़िता के साथ यह अत्याचार होता हुआ देखती रही। पहले इस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद जो आरोपी के परिजन हैं वो उस पीड़िता को ही पीटते हुए नजर आए। बेहद शर्मनाक ये घटना, शर्मनाक ये वीडियो। समाज के लिए शर्म की बात है कि पहले एक महिला के साथ रेप होता है और उसके बाद उसकी मारपीट होती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं मनोज। आखिर क्या कारण है कि इस महिला को पीटा जा रहा है और वहीं पुलिस इस पूरी घटना पर आंखें बंद करके सामने खड़े होकर चुपचाप खड़ी रही? कितनी ज्यादा शर्म की बात। पुलिस की क्या मजबूरी थी यहाँ पर? क्यों पुलिस यहाँ बीच बचाव करने नहीं आई? देखिए बिल्कुल नंदिनी, जो ये वीडियो वायरल है ये रविवार की घटना यानी 20 दिसंबर की है और ये जो वीडियो है इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से कानून व्यवस्था, किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। एक सदर थाने की ये घटना है नंदिनी, जहां 1 साल पहले इस महिला ने विनोद नामक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उस जमानत पर बाहर आने के बाद उस व्यक्ति ने दोबारा इस महिला से छेड़छाड़ की, जिसके बाद इसकी भी शिकायत इसने महिला ने सदर थाने में दर्ज की। उसके बाद जब SHO ने इन दोनों को वहां पर समझौते के लिए बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया, तभी जो इसके परिवार वाले हैं, अपराधी परिवार वाले हैं, इसने इन महिला के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसको काफी चोटें आई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर नंदिनी ये है कि किस तरह पुलिस थाने के अंदर ही एक महिला के साथ इस तरह बुरी तरह से मारपीट की जाती है। तो रोड पे तो बेटियां सुरक्षित है ही नहीं, अगर थाने के अंदर भी अगर इस तरह से मारपीट या हमले होते रहे तो किस तरह से ये सुरक्षा सहयोग की बातें गुरुग्राम पुलिस करती है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ये फरीदाबाद में जो घटना हुई थी उससे क्या पुलिस प्रशासन, हरियाणा पुलिस सीखी नहीं? इस तरीके की कितनी घटनाओं को हम फेस करेंगे? लड़कियों को, महिलाओं को ये सुरक्षित माहौल आखिर कैसे देंगे जब आरोपी जेल से छूटते हैं और वापस से उस महिला के साथ इस तरीके की हरकत करते हैं? और यहाँ तो इतनी ज्यादा शर्म की बात है कि महिला के विरोध करने पर आरोपी के ही परिजन, आखिर उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? पुलिस जाहिर तौर पर इन लोगों का समर्थन कर रही है, इनको सपोर्ट कर रही है और ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं। इस घटना से यही साबित होता है। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से समझौता करने के लिए इस पर दबाव बनाया जा रहा था, उसके बाद इस महिला ने समझौता करने से साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद इसके ऊपर बुरी तरह से हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो फरीदाबाद से घटना सिर्फ जो गुरुग्राम पुलिस है अभी तक कुछ सीख लेती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरह ये लोग वहां पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, उसके बावजूद इस पर हमला हो रहा है। यानी कि इस पर कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम पुलिस थाने के अंदर भी आप पर हाथ उठा सकते हैं, तो आप अपने घरों में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पहले भी ये भी बताया जा रहा है कि इसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि तुम समझौता करना नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे या फिर आपके बच्चों के साथ हम कुछ गलत कर देंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो ये वीडियो है जो बदहाल हो चुकी है कानून व्यवस्था, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। जी नंदिनी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय ये घटना कि एक पीड़िता, रेप पीड़िता, पहले उसके साथ रेप होता है और उसके बाद वही रेपिस्ट जब जेल से छूटता है तो वापस उसके साथ छेड़खानी करता है, और महिला जब वापस अपनी आवाज उठाती है तो आरोपी के ही परिजन उसको मारने पीटने के लिए आ जाते हैं और पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।